नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर 13। इट इज फ्रॉम 173 टू 196 एंड द नेम्ड इज इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। तो बेसिकली पूरे चैप्टर हम कवर नहीं करेंगे, बट हम एफआईआर को लेकर के आज कंप्लीट हम लेक्चर देने वाले हैं। एफआईआर को हम जिस टॉपिक के तहत कवर करेंगे उसमें है डेफिनेशन ऑफ एफआईआर, ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर, इंफॉर्मेशन इज कॉग्निजेबल, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, एंड उसके बाद व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑफेंस अगेंस्ट द वीमेन, उस मामले में एफआईआर कैसे लॉन्च होगी, एंड इन दैट मैटर वेयर इंफॉर्मेंट लेडी इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल, तब एफआईआर कैसे लॉन्च होगी। एंड नेक्स्ट वन इज दी व्हेन पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, what would be the remedy for the aggrieved person. Then after, what is the condition of FIR through telephone, what is the evidentiary value of FIR, and what would be the consequences when the FIR lodged in late, and when FIR can be cancelled, what would be the power of the high court or the supreme court or any appropriate authorities, वो हम देखेंगे। एंड राइट ऑफ इंफॉर्मेंट, जिसने एफआईआर दिया है उसके राइट्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम डेफिनेशन से। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो क्वेश्चन एफआईआर को लेकर के आ सकती है किसी भी एग्जाम में, वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय एफआईआर, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस अ मजिस्ट्रेट कैन मेक एन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, या व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ एफआईआर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिले इन लॉजिंग एफआईआर, या फिर डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट अंडर बीएनएसएस 2023। तो जो लास्ट का ये क्वेश्चन हमारा है, ये अगर आ गया तो आपको पूरा चैप्टर 13 डिस्कस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पार्ट वाइज क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो डेफिनेशन ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट हैज नेवर बीन डिफाइंड इन बीएनएसएस, कहीं भी डिफाइन नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, तो केस है आरपी कपूर वर्सेस श्री प्रताप सिंह कैरो 1961, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई किया था एफआईआर को डिफाइन करने का कि इट इज इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव ऑलवेज टू ऑफिसर इन चार्ज। इसका मतलब है कि जो एसएचओ है यदि वो एब्सेंट है तो उस पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज फॉर द टाइम बिगिन होगा या जो सीनियर मोस्ट होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, तो उनको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, एंड दैट इंफॉर्मेशन शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज द एफआईआर। What is the object of FIR? The first and main object is to inform any offense to the police officer so that criminal law could be applied. ये हसीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यदि अब हम दोनों को क्लब कर लेते हैं तो वी कैन से दैट the commission of any cognizable offense, that means any information related to commission of any cognizable offense is given to the police officer for having the intention that the police officer will take the action under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, then it can be that it is the FIR। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये कि इंफॉर्मेशन जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा ये है कि वो इंफॉर्मेशन इस इंटेंशन से दिया जाए कि पुलिस ऑफिसर उसमें एक्शन ले। कभी कभी क्या होता है कि हम मैसेज दे देते हैं कि वहां पर कोई ऑफेंस हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेंट है उसका इंटेंशन नहीं है, तो वो कभी भी एफआईआर नहीं मानी जाएगी। आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो जो प्रोविजंस है 173 सब क्लॉज 1 में एफआईआर को लेकर के प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। कहा गया कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो दैट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन related to the cognizable offense, and second is that
it can be given to the in charge of the police station, and third is that it can be given either by orally or by electronic communication. फर्स्ट स्टेंजा में 3 इंग्रेडिएंट निकल करके आते हैं हमारे। आगे देखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, ये ऐड किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये जीरो एफआईआर के बारे में बता रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी थाने में इंफॉर्मेशन दें जिस थाने के लोकल एरिया में वो ऑफेंस कमिट किया गया है। यानी अब एफआईआर पूरे इंडिया के किसी भी थाने में आप दे सकते हैं। नीचे भी देखेंगे तो एक केस है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट है, 1999 का है, सुप्रीम कोर्ट का है। एफआईआर कैन लॉज एनीवेयर इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल रखा था सतविंदर कौर के केस में, जिसे अब बीएनएसएस के तहत रिकॉग्नाइज कर दिया गया है 2023 में, जो कि 1 जुलाई 2024 से इन्फोर्स में है। अब आगे क्या कह रहा है कि इफ इट इज गिवन ओरली इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग by him means by the in charge of the police station or under his direction, यानी any other subordinate officers, and be read over to the informant, यानी कि उसे अब पढ़ करके सुनाया जाएगा, जो इन्फॉर्मेंट है उसे पढ़ करके सुनाया जाएगा। इसके आगे की चीजें जो है वहां पे नहीं है, बट अगर इन्फॉर्मेंट कोई करेक्शन चाह रहा है तो वो करेक्शन भी उसमें किया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि रिड्यूस टू राइटिंग, इसका मतलब ये नहीं कि अब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन का जो प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड है उसी में लिखा जाए, ऐसी बात नहीं है। ये अपने यहाँ पे रफ बनाएंगे या एक ब्लैंक पेज पे ये लिखेंगे, उसके बाद उसे पढ़कर सुनाएंगे। इफ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड बाय द इंफॉर्मेंट दे विल मेड अकॉर्डिंगली, एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it. Then after informant will make a signature over there, and if such information is given electronic communication it shall be taken on record by him being signed within 3 days by the person giving it. इसका मतलब है, अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, by electronic communication it shall be given on record by him on signed within 3 days। इसका मतलब है कि विदाउट सिग्नेचर कभी भी आप उसे रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते। तो दैट मीन्स इफ एनी इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू द एसएचओ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वो कभी भी एफआईआर नहीं होगा जब तक कि उसको रिटर्न में नहीं लिखा जाता है और उस पर इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं। तो एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3 दिन के भीतर आफ्टर रिसीविंग सच कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, 3 दिन के भीतर वो फाइंड आउट करे कि किस पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन दिया है, जाकर उसकी सिग्नेचर लेगा, अब उसको एफआईआर के रिकॉर्ड पे ले आएगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्रू से हम एफआईआर लॉन्च तो करवा सकते हैं, बट वो इन्फोर्स में तभी आएगा जब हम जाकर के वहां पे सिग्नेचर दें या एसएचओ हमारे पास आए और हम उस पर साइन करें जो उसने पेज पे लिख रखा है। तो आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीजन इस पर हैं कई। द सब्सटेंस देयर ऑफ, अब देखो यहाँ पे चीजें क्लियर है, द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। तो इसका मतलब है कि अब जो हमने सिग्नेचर किया है डिटेल में एफआईआर लिख करके, उसका सब्सटेंस उस फॉर्मेट में अब रिकॉर्ड होगा और वो एफआईआर होगा। वो जो रिकॉर्ड होगा वो उस फॉर्मेट में होगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड किया है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रोविजो यहाँ पर है कि इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट द वीमेन, प्रोविजंस है बीएनएस के, तो कहा गया कि सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिड्यूस्ड बाय अ वीमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वीमेन ऑफिसर। तो जहां पर ब्रीच ऑफ मोडेस्टी को लेकर के है, जैसे अटैक है और रेप है, एफिड अटैक है, कुछ ऐसे मामले हैं, तो वहां पर जो चीजें रिकॉर्ड होंगी वो वीमेन पुलिस ऑफिसर के थ्रू ही रिकॉर्ड होंगी।
उसके बाद एक प्रोविजो और ऐड किया गया है, कहा गया कि सच इन्फॉर्मेंट यानी जो फीमेल है, जहां ऑफेंस अगेंस्ट द फीमेल किया गया है एंड दैट विक्टिम इज ऑल्सो इन्फॉर्मेंट, वो खुद पहुंची है एफआईआर लिखवाने के लिए, और वो क्या है कि टेम्परली या परमानेंटली या मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तब क्या होगा? तो कहा गया है कि सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ दैट लेडी, उसके रेजिडेंस पे जाना पड़ेगा और जाकर के वो जो कहेगी वो एफआईआर आपको लिखना पड़ेगा, और एट द कन्वीनियंट प्लेस ऑफ हर चॉइस, सपोज दैट वो हॉस्पिटल में भर्ती है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंगली, उसके चॉइस के अकॉर्डिंगली ही आपको जाकर के वहां पे एफआईआर लिखनी पड़ेगी। और साथ में कहा गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रीटर और अ सोशल एजुकेटर एज द केस में बी, तो कोई ना कोई साथ में हो, इंटरप्रीटर हो जो उसको समझाए उस लेडी को, बिकॉज शी इज द मेंटली और द फिजिकली डिसेबल एंड कॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी व्हेन शी इज गोइंग टू मेक एनी स्टेटमेंट, तो इसलिए वहां पे एक इंटरप्रीटर होगा। और कहा गया है कि उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी, और उसके बाद देन आफ्टर पुलिस ऑफिसर जो है उस लेडी को ले जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, और उसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। देन आफ्टर कहा गया है कि कॉपी ऑफ एफआईआर 173 सब क्लॉज 2, a copy of the information as recorded under provision 1 shall be given forthwith free of cost to the informant or the victim। तो यदि इंफॉर्मेंट ऐसा पर्सन है जो खुद विक्टिम नहीं है, तो इंफॉर्मेंट को तो देंगे ही देंगे, और वापस विक्टिम के घर जाकर के भी वहां पर एक कॉपी एफआईआर की दी जाएगी अगर विक्टिम है वहां पर तो। इसके बाद 173 सब क्लॉज 3 बोल रहा है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन द मैटर ऑफ पनिशेबल फॉर 3 और लेस देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, दिस इज नॉट द मैंडेटरी, this is upon the discretion of the police officer because the terms used in may not the shall, तो जो टर्म्स यूज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये मैंडेटरी नहीं है, बट कहा गया है कि वेयर एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड दैट ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर द 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लेस देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, तो 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट टू लेस देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट का है, तब कहा गया है कि द पुलिस ऑफिसर may with the prior permission of an officer not the below rank of the DSP and considering the nature and gravity of the offence proceed to conduct preliminary inquiry within the period of 14 days to decide whether the matter is exist or not। तो प्राइमा फेसाई मैटर बनता है या नहीं बनता है, इसकी इंक्वायरी वो करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा 14 डेज के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद कह रहा है या और लगा दिया गया है प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस, तो यार इसको लगता है विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से लगता है कि नहीं हाँ प्राइमा फेसाई केस दिख रहा है, देयर इज ए प्राइमा फेसाई केस, तब वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर सकता है। अदरवाइज वो असर्टेन करने के लिए कि केस है या नहीं है, वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, ये उसके जो है डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। उस केस में जहां पे पनिशमेंट 3 साल या उससे ज्यादा का है लेकिन 7 साल से कम का है। इसके बाद कहा गया है कि व्हेन पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, पुलिस ऑफिसर आप सबको पता है, हो सकता है कि उन्होंने जो है आपका एफआईआर लिखने से मना कर दिया है, तो आपके पास रेमेडी क्या होगी? कहा गया है कि द विक्टिम पर्सन एग्रीव्ड पर्सन इन्फॉर्म टू एसपी ऑन रिफ्यूजल ऑफ लॉजिंग एफआईआर 173 सब क्लॉज 4 में ये बात कही गई है। तो जहां पे पुलिस अब बहुत ध्यान देना, अभी हमने एक चीज बताया था कि एफआईआर पूरे इंडिया में अब कहीं भी लॉज हो सकती है। अब मान लो एफआईआर आपकी वाराणसी में आपको कराना था, ऑफेंस वहां पर हुआ है, बट आप वाराणसी में न करा करके आप चले गए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में एफआईआर करवाने के लिए। अब प्रयागराज की पुलिस ने आपको एफआईआर करने से मना कर दिया, तो आप किस एसपी को दोगे? अब तो यहां पर आपको टर्म्स देखने पड़ेंगे,
क्योंकि एक जगह ऑफेंस हुआ है वाराणसी में और अब प्रयागराज में एफआईआर कराने के लिए पहुंचे हैं। तो कहा गया है कि व्हेन पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू लॉन्च द एफआईआर, तो अग्रीव्ड पर्सन मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न्ड। यानी कि जिस थाने की पुलिस ने आपको एफआईआर लिखने से मना कर दिया है, उसी थाने से संबंधित जो एसपी हैं, उसी एसपी को आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सब्सटेंस ऑफ द मैटर राइटिंग में लिख करके आप भेजेंगे। और कहा गया है कि इफ एसपी सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तब उसके पास क्या पावर है? व्हाट वुड बी द पावर? आइदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, या तो वो खुद अब केस का इन्वेस्टिगेशन करेगा, या डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द बीएनएसएस। तो या तो खुद वो इन्वेस्टिगेट करेगा या अपने किसी सबऑर्डिनेट को भी वो बोल सकता है। उसके बाद कह रहा है कि अगर उसने सबऑर्डिनेट को बोला है तो उस सबऑर्डिनेट के पास वो सब पावर होंगे जो कि उस पुलिस ऑफिसर के पास होते जो उसने एफआईआर लिखा है। ये बहुत क्रूशियल मैटर हो गया है यहाँ पर अब, क्योंकि जहां पर हम जीरो एफआईआर करते हैं, तो जीरो एफआईआर के मामले में यदि ऑफेंस वाराणसी में हुआ है और हम एफआईआर लिखवाने पहुंच गए प्रयागराज में, तो प्रयागराज की पुलिस कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो यदि प्रयागराज के एसपी ने किसी अदर को ऑर्डर दिया है कि देखो ये मामला क्या बन रहा है, तो उसमें अब वो उसके पास उतना ही पावर होगा जितना कि प्रयागराज के पुलिस के पास पावर होगी, उतना ही पावर वो करेगा। तो एक तरह से वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही करेगा और बाद में मामला ट्रांसफर होकर के जाएगा वाराणसी पुलिस के पास। क्योंकि कहा गया कि सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो उसी थाने से संबंधित पावर उसके पास होगा, सबके पास, सब जो वाराणसी में जो थाना है उनके पास जितनी पावर होगी उतना पावर प्रयागराज पुलिस के पास नहीं होगी। उसके बाद आगे कहा गया है कि फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट अंडर प्रोविजन 175 सब क्लॉज 3। तो पहले जो 156(3) था, 156 सब क्लॉज 3 जो पावर मजिस्ट्रेट की थी, अब नए जो हमारा बन गया है संहिता में वो 175 सब क्लॉज 3 में है। तो यानी आपका एफआईआर नहीं लिखा गया है, आपने एसपी को दिया है, एसपी ने भी कोई एक्ट नहीं किया है, तो इन सब के बाद आप क्या करेंगे, आप मजिस्ट्रेट के पास 175 सब क्लॉज 3 में कंप्लेन फाइल करेंगे और वहां पर मजिस्ट्रेट जो है 175 सब क्लॉज 3 में एफआईआर का ऑर्डर दे सकता है, या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, या वो खुद इंक्वायरी कर सकता है, या अपने सबऑर्डिनेट को इंक्वायरी करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो वहां पे हम उसको देखेंगे। इसके बाद कहा गया है एफआईआर थ्रू टेलीफोन, क्योंकि अब हमने देखा है कि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, लेकिन इससे पहले 1 जुलाई 2024 से पहले क्या स्थिति थी, एक बार उसको हम देखते हैं। 3-4 केस यहाँ पे दिख रहा है। तपिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, सोमा भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, धनंजय चटर्जी, राम सिंह बावाजी जडेजा। इन सब केस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इसमें जो निचोड़ इसका है वो यही कहा गया है कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर, यानी कि टेलीफोन के थ्रू यदि आपने इंफॉर्मेशन दिया और वो क्लियर नहीं है तो एफआईआर नहीं होगी, उसको नहीं माना जाएगा। यदि इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है बट पुलिस ऑफिसर ने उसी को मान लिया कि एफआईआर है और स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन क्वैश किया जा सकता है, क्योंकि बिना एफआईआर के आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर जो है ये ट्राई करेगा प्रूफ करने का कि दैट इंफॉर्मेशन इज अमाउंट टू एफआईआर, और डिफेंस लॉयर सोचेगा कि नहीं वो एफआईआर नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया है उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ क्रिप्टिक टेलीफोनिक मैसेज नॉट स्पेसिफाइंग एनी क्लियर डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ एफआईआर merely on basis that the information provided was first in point of time and had been recorded in the daily diary of the police station। आपने सब कुछ कर लिया है, वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन टाइम भी है,
लेकिन आपने डेली डायरी में रिकॉर्ड भी कर लिया है, बट वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं था कि कौन सा ऑफेंस हुआ है और वो कॉग्निजेबल है नहीं कॉग्निजेबल है, और इन्फॉर्मेंट की पहचान भी नहीं हो पाई है। तो एफआईआर नहीं होगा। आपने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, आपने चार्जशीट सबमिट कर दिया, वो सबका सब क्वेश हो जाएगा। और आगे कहा गया है कि फर्दर द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द पर्पस ऑफ द टेलीफोन मैसेज इज टू इन्फॉर्म द पुलिस सो दैट दे रीच द स्पॉट। नॉर्मली इट्स पर्पस इज नॉट टू रजिस्टर एन एफआईआर। तो कभी कभी कई बंदे ऐसे होते हैं, उन्होंने देख लिया कि हाँ ऑफेंस हो रहा है, पुलिस को फोन कर दिया। उनका इंटेंशन एफआईआर का नहीं होता है, उनका जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि बस पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि पुलिस मौके पर आ जाए। तो एफआईआर का इंटेंशन भी यहाँ पर शो हो रहा है इस डिसीजन के थ्रू। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंटेंशन भी एफआईआर का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगर इंटेंशन नहीं है, बस केवल इन्फॉर्म करना है, बाकी आगे पुलिस जाने उनका काम जाने, तो वो एफआईआर नहीं है। इसके बाद टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दामोदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड नेताजी अच्युत सिंह पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि अ mere मैसेज और टेलीफोनिक मैसेज विच डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई द ऑफेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर, क्योंकि एफआईआर में कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ऑफेंस है, तो वो स्टेटमेंट, वो मैसेज, वो कुछ भी मेल हो, कुछ भी हो, वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी। इसके बाद इन तहल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। इसमें भी बहुत क्लियरली रूलिंग वही दिया गया है जो हमने पीछे डिस्कस किया गया है। क्योंकि उसमें सीआरपीसी अप्लाई थी, वहां पे क्लियर चीजें नहीं थी। अब आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आप एफआईआर कर सकते हैं, बट जो आया है वो इफी डिसीजन के थ्रू ही आया है। The court laid down its observation that there was no hard and fast rule to determine whether a telephonic message can be treated as an FIR or not, and the same would depend upon the fact and circumstances of the case. पुराना केस है, बट अब तो क्लियर हो गया है कि टेलीफोन के थ्रू एफआईआर हो सकती है। तो फर्स्ट एक्सचेंजा हमारे काम का नहीं है। सेकंड कहते हैं, मोर if the officer in charge of a police station receive a credible telephonic message and person giving the message could be ascertained। इन दो चीजें हैं, मैसेज एकदम क्लियर हो रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जिसने इंफॉर्मेशन दिया है वो भी पहचान का हो, यानी उसको भी हम पहचान सकते हैं कि वो कौन है, तभी वो हो सकता है। इन एडिशन, once that oral statement over the telephone has been reduced into writing as per the requirement of the section 154, तो वो रिसीव करने के बाद उसको आप एक राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड disclose a cognizable offense is non-crypted and complete outline the essential detail, then it should be continue an FIR। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू क्या उसके इंग्रेडिएंट होंगे, वो सब फुलफिल होंगे, तब उसको एफआईआर का हम दर्जा दे सकते हैं, उसको हम एफआईआर ट्रीट कर सकते हैं। तो जो मैसेज है वो एकदम क्लियर हो, क्रिप्टेड ना हो, पर्सन जिसने मैसेज दिया है वो भी पहचान का हो, पहचान में आ जाए। दूसरा, ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये भी है, और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ जो इंफॉर्मेशन है वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, तब वो एफआईआर की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद सिद्धार्थ वशिष्ठ यानी मनु शर्मा का केस है, ये सबको बहुत फेमस केस है मनु शर्मा वाला, जो बार डांसर थी। तो दिल्ली का मैटर है, इसमें कहा गया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फोन कॉल मेड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट टू द पुलिस constitute an FIR only when they are not vague and cryptic। पहले हमें डिस्कस कर लिया है। and calls purely for the reason for getting the police to the scene of crime do not necessarily constitute the FIR। तो जहां इन्फॉर्मेंट का बस केवल इतना इंटेंशन है कि वो बस पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि पुलिस मौके पर आए और पुलिस जाने और सब जाने, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, तो ये FIR वो नहीं मानी जाएगी। उसी तरह सुरजीत सरकार वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
a telephonic conversation received from an unknown person and crucial detail of the incident are missing cannot be turned as FIR। तो दो इंग्रेडिएंट हैं, यानी कि डिटेल बहुत क्लियर होना चाहिए और पर्सन नोन होना चाहिए, तभी FIR मानेंगे, अदरवाइज FIR नहीं मानेंगे। लेकिन अब जो BNSS में आ गया है उस टर्म्स को देखिए, कहा गया है कि द इंफॉर्मेशन में बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसके बाद इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग सच इंफॉर्मेशन। तो अब इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं, लेकिन वो FIR में तब कन्वर्ट होगा जब उस इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर राइटिंग में ले लेगा, रिकॉर्ड पे लेगा और जा करके उसके सिग्नेचर 3 दिन के भीतर लेगा। यानी कि अब इंफॉर्मेशन भी क्रेडिबल होना चाहिए, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के होना चाहिए और जिसने जो इंफॉर्मेंट है उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, उसका पहचान हो कि इसी व्यक्ति ने दिया है, तब अब वो FIR में कन्वर्ट होगा। इसके बाद एविडेंसी वैल्यू FIR की क्या है, व्हाट इज द एविडेंसी वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल FIR इज नॉट अ पीस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस, उसका कोई भी एविडेंसी वैल्यू नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम जीरो हो गया वो, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट जो है दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग बाय द पुलिस ऑफिसर। बिना उसके कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि यूजफुल तो है ही। तो कुछ लिमिटेड पर्पस के लिए उसका यूज है इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब वो भारतीय न्याय संहिता हो गया, नहीं सॉरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। तो कोरोबरेटिव या कंट्राडिक्टिंग के रूप में, तो कोरोबरेशन या कंट्राडिक्शन के रूप में हम जो है जो इंफॉर्मेंट है उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो आगे भी कहा गया है कि इट इज रिलेवेंट एज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट टू शो दैट देयर वाज नो कंटेम्पलेशन और इम्प्लीकेट द एक्यूज और टू इम्प्लीकेट। तो दैट मीन्स कि यदि एक्यूज पर्सन जो जिसने FIR लॉन्च कराई है, अगर बाद में हुआ कि यही एक्यूज्ड है, तब वो FIR को एज ए कंडक्ट के रूप में यूज कर सकता है कि देखो मैंने खुद FIR कराई है, अगर मैं दोषी होता तो मैं FIR नहीं कराता, मैं भाग जाता। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में आफ्टर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में वो यूज कर सकता है। उसके अलावा प्ली ऑफ एलिबाई के रूप में भी वो शो कर सकता है कि वो वास्तव में कहाँ उपस्थित था, वो FIR उसने करवाया है तो वो कहाँ उपस्थित था, उस रूप में भी उसका जो है FIR का यूज हो सकता है। अगर एक्यूज्ड खुद FIR लिखवाया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये शो कर सकता है कि कम से कम ये उसी एरिया में था, देखो इसने थाने पे जाकर के FIR करवाई है। इसके बाद क्योंकि अब एक्यूज्ड जो है प्ली ऑफ एलिबाई नहीं ले सकता यहाँ पर, तो वो चीजें हैं। या अगर वो FIR किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में कराई गई है, तब वहां पर प्ली ऑफ एलिबाई यूज हो सकता है कि देखो ये ऑफेंस जो है यूपी में हुआ है, बट FIR MP में हुआ है विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर, देखो ये मैंने ही FIR करवाई थी तो मैं उस समय दूसरी जगह उपस्थित था। तो प्ली ऑफ एलिबाई का यहाँ पे एक अच्छा चांस मिलेगा, वहां पे FIR जो है उसकी एविडेंसी वैल्यू इस रूप में आ जाएगी। उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड if any article found by the statement made by the accused person in police custody। यदि accused person ने खुद ही FIR लिखा है, वो गया 10 लोगों को जान से मार दिया, अगर थाने में कहा कि देखो मैंने ही जान से मारा है 10 लोगों को और मैंने अपने चाकू वहां छुपाया है, तो अब चूंकि उसका कन्फेशन तो रिकॉर्ड नहीं होगा, कन्फेशन जो है कन्फिडर नहीं होगा, बट जो उसने आर्टिकल यूज किया था उसने कहाँ छिपाया है वो टर्म्स यूज हो जाएगा, तो वहां पर FIR का उतना पार्ट रिलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद यदि इंफॉर्मेंट मर गया, इफ द इंफॉर्मेंट डाइड एंड इंफॉर्मेशन शो द कॉज ऑफ हिज डेथ, तब वो डाइंग डिक्लेरेशन में आ जाएगा। और मच्छी सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी अ सोल एविडेंस टू डिसाइड टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड पर्सन।
तो एक अकेले डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पे ही किसी को का कन्विक्शन हो सकता है। और यदि एफआईआर में कुछ उसने एक्यूज्ड विक्टिम ने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है जो उसके डेथ के कारणों पे प्रकाश डालता हो कि उसकी डेथ कैसे हुई है, तब वो उस कैटेगरी में आ जाएगा और उसी के आधार पे सजा भी एक्यूज्ड पर्सन को दी जा सकती है। एफआईआर में डिले के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके बारे में बीएनएसएस में नहीं बताया गया है, बट जो है जो केस लॉज वगैरह हैं उसके आधार पर ये कह सकते हैं हम कि एफआईआर में जब डिले हो जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको बहुत संदेह भरी निगाह से देखता है। और क्योंकि जो विक्टिम है या जो इन्फॉर्मेंट है उसको कहानी गढ़ने का मौका मिल जाता है। दे हैव गॉट द टाइम टू फैब्रिकेट द स्टोरी। तो इसलिए वहां पे वजन कम हो जाता है, उसकी ग्रेविटी, उसका वेट जो है कम हो जाता है एफआईआर का, और उसको लोग हमेशा डाउट भरी निगाह से देखते हैं। और डिफेंस लॉयर हमेशा क्वेश्चन करता है कि वो क्या रीजन था कि एफआईआर देर से फाइल हुई है। लेकिन तो निश्चित देखिए उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी, बट कुछ ऐसे रीजन्स यहाँ पे बताए गए हैं कि जिसमें यदि डिले होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं होंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस ऐसा है कि जिसके कारण विक्टिम बहुत देर से गया एफआईआर करवाने, जैसे रेप है, ऑफेंस अगेंस्ट दी वीमेन है, तो उसमें लोग पहले पूछते हैं, आपस में परिवार में डिस्कस करते हैं कराएं या ना कराएं, लोग लज्जा का डर रहता है, सोसाइटी का डर रहता है क्या लोग क्या कहेंगे, तो बहुत दिन बाद जाकर एफआईआर करवाते हैं। तो इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रैक्टिकल रीजंस हैं, वो नहीं जा पाया है, जो है मौसम खराब था, सब कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसमें भी है, भर्ती हो गया हॉस्पिटल में नहीं जा पाया, तो यहाँ भी है। तो जब ठीक होगा तब कराएगा एफआईआर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर फ्रॉम द इंसिडेंट प्लेस है वो भी करता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ऐसे प्लेस हैं जो बहुत रिमोट एरिया में हैं, वहाँ पे थाना बहुत दूर है, तो वहाँ पे डिले हो सकता है। और फियर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन है, जहाँ पे कि ऑफेंस हुआ है और एक्यूज जो है आसपास घूम रहे हैं कि थाने गए तो गोली मार दूंगा, तब भी वो नहीं जा पाया। तो इन सब मामले में यदि एफआईआर में डिले होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज डिले करना जो है ठीक नहीं है, उसके जो है उसको बहुत संदेहपूर्ण निगाह से देखा जाता है। उसके बाद क्या एफआईआर को कैंसिल कराया जा सकता है? तो अगर 175 सब क्लॉज 2 देखें तो इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी चैलेंज। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में कहा गया, नॉट दी एफआईआर के बारे में, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी के कॉन्सिक्वेंसेस है। तो नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called in question on the ground that the case was on which such police officer was not empowered under these sections to investigate. So you cannot challenge the proceeding started by the police officer that the police officer is not having the power to investigation. लेकिन ग्राउंड को तो चैलेंज कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर के पावर को चैलेंज नहीं कर सकते कि इसके पास पावर नहीं था, लेकिन हम ग्राउंड को चैलेंज कर सकते हैं कि दीज आर द ग्राउंडलेस इंफॉर्मेशन एंड नो एनी एविडेंस आर एग्जिस्ट और नो प्राइमा फेसाई केस आर एग्जिस्ट। तो इस आधार पे हम चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में करेंगे। हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिया गया है 528 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और वहां पे हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि स्टेट केस है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस आर के श्रीवास्तव में कहा गया कि व्हेन इट अपीयर्स टू द हाई कोर्ट दैट प्राइमा फेसाई नो एविडेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन इन सच ए केस द हाई कोर्ट कैन क्वेश द एफआईआर। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा इन्फॉर्मेंट है जिसने एफआईआर दिया है उसके पास क्या क्या पावर है, राइट क्या क्या है? तो राइट ये है कि वो एक कॉपी ले सकता है एफआईआर की। सेकेंड है कि व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में भी जानने का उसको अधिकार है। उसके बाद जो है पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी है, चार्जशीट सबमिट कर दी है, या वो कह रहा है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है, तो उसकी भी एक कॉपी पाने का उसको अधिकार है। और जब एफआईआर नहीं लिखी जाती है तब वो एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा इन सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन भेज सकता है। उसके बाद जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है तो एक प्रोटेस्ट पिटीशन वो मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर सकता है।
उसके बाद कहा गया है कि राइट टू अप्रोच टू मजिस्ट्रेट। हमने बताया कि 175 सब क्लॉज 3 में भी जो है वो मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता है कि वो थाने को ऑर्डर करें कि वो FIR लिखें और आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। उसके बाद अगर वो वहां भी नहीं होता है तो जो है कंप्लेन फाइल कर सकता है। इतने राइट उसके पास है, इन्फॉर्मेंट के पास। तो आज इतना ही, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, बिजनेस आपको अच्छे से सब याद हो जाएगा।